हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। आप लोगों की टिप्पणी पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 91 पछतावा। लिनशान की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी जब उसने यांग ये पर उस प्रभावशाली आभा को देखा जो पूरी तरह से बिखरी नहीं थी, और उसने तुरंत मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर उसने कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। वे सभी बूढ़े और मैं आश्चर्यचकित थे कि आपकी गहन ऊर्जा इतनी शुद्ध क्यों होगी जबकि आप स्पष्ट रूप से केवल नश्वर क्षेत्र में हैं। क्योंकि स्वर्ण तत्व गहन ऊर्जा का भी इतना शुद्ध होना असंभव है। अब मैं आखिरकार समझ गया। तो यह पता चला है कि आपने किंवदंती के तलवार के इरादे को समझ लिया है। यांग ये दंग रह गया। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखने से पहले बाओ एर की ओर देखा और फिर उसे लगा कि उसे कुछ समझ आ गया है। जब उसने देखा कि यांग ये उन्हें घूर रहा है तो बाओ र दौड़कर आई और यांग ये को एक लात मारी और फिर कहा, मूर्ख, जल्दी से अपने गुरु को नमस्कार करो। वह वास्तव में मेरा वह गुरु है। यांग ये अपने सदमे से उबरा और फिर वह जल्दी से बूढ़े आदमी के पास गया और जिस तरह से एक शिष्य गुरु को झुकता है उसी तरह झुक गया। उसके बाद उसने सम्मानपूर्वक कहा, यांग ये गुरु को नमस्कार करता है। अगर बूढ़ा आदमी उसकी योग्यता की सराहना नहीं करता तो यांग ये स्वाभाविक रूप से वहां चला जाता जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। हालांकि बूढ़े आदमी ने जिस नज़र से उसे देखा उसके आधार पर यांग ये जानता था कि बूढ़ा आदमी शायद उससे संतुष्ट था। इसके अलावा यह बूढ़ा आदमी अपनी छोटी बहन की रक्षा करने में सक्षम हो सकता है। इसलिए यांग ये जो पहले से ही एक कोने में धकेल दिया गया था, स्वाभाविक रूप से बूढ़े आदमी से शरण लेने के लिए तुरंत चला गया। लिनशान की मुस्कान और भी गहरी हो गई जब उसने यांग ये को गुरु को शिष्य का प्रणाम करते देखा। अब गुरु और शिष्य के रूप में उनका रिश्ता वास्तव में पुष्ट हो गया था। साथ ही वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि यांग ये उस दिन राइजिंग सन सिटी से चला गया था और उन बुरे लोगों को उसे खोजने में असमर्थ बना दिया था। अन्यथा यह शिष्य जो तावीज दाव और तलवार दाव दोनों में एक राक्षसी प्रतिभाशाली था, किसी और का होता। इस बीच बाओ र ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, बाओ र ने आपके लिए जो शिष्य ढूंढा है वह बुरा नहीं है ना? इस समय बाओ उस बच्चे की तरह थी जिसने कुछ महत्वपूर्ण काम किया हो और अपने वरिष्ठों से प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रही हो। लिनशान ने बाओ एर के छोटे सिर को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुमने आखिरकार इस बार कुछ सही किया। दादाजी जानते हैं कि तुम क्या चाहते हो। चिंता मत करो, दादाजी तुम्हें जरूर अच्छा इनाम देंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिनशान ने यांग ये को उठने में मदद की और कहा, आओ तालिस्मन पीक पर वापस लौटें। यांग ये एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसने कहा, मास्टर, फूल महल। हालांकि लिनशान ने उसे पहले ही अपना शिष्य बना लिया था, फिर भी यांग ये थोड़ा चिंतित था। आखिरकार फूल महल की ताकत तलवार संप्रदाय से बिल्कुल भी कम नहीं थी। इसलिए उसे यकीन नहीं था कि यह बूढ़ा आदमी जो अभी अभी उसका गुरु बना है, क्या वास्तव में फूल महल को अपमानित करने के लिए तैयार होगा। लिनशान ने अपना हाथ हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। यांग ये ने यह सुनकर राहत की सांस ली। कोई बात नहीं, लिटिल याओ और मैं अब सुरक्षित हैं। इसलिए उसने तुरंत लिनशान के पीछे आज्ञाकारी ढंग से चलने में संकोच नहीं किया। ठीक उसी समय जब यांग ये के 3 लोग हॉल से बाहर निकलने वाले थे, यूलिन आखिरकार अपने सदमे से उबर गया। उसकी आकृति चमक उठी और वह उनके सामने प्रकट होते ही अपने पीछे कई छवियां छोड़ गया। यूलिन ने लिनशान की ओर अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, मास्टर लिन, यांग ये हमारे तलवार संप्रदाय का शिष्य है। लिनशान ने यूलिन की ओर देखा और उपहास किया। क्या ऐसा है? भले ही यांग ये अभिभूत संप्रदाय का शिष्य था, अन्यथा आप, यूलिन, उसे उसकी मृत्यु के लिए क्यों भेजते? यूलिन थोड़ा शर्मिंदा था। अगर कोई और होता जो उसका इस तरह से मजाक उड़ाता, तो वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति पर अपनी तलवार से वार करके उसका जवाब देता। हालांकि उसने अपने सामने खड़े इस बूढ़े व्यक्ति को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। उसका तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि संप्रदाय के गुरु ने भी इस बूढ़े व्यक्ति को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति वह था जिसे उनके मार्शल अंकल जुई ने तलवार संप्रदाय में आमंत्रित किया था। इसलिए वह तुरंत कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, मास्टर लिन, आप मजाक कर रहे हैं। तलवार संप्रदाय निश्चित रूप से संप्रदाय के किसी भी शिष्य को मौत के घाट नहीं उतारेगा। यह पहले एक छोटी सी गलतफहमी थी। यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। लिनशान ने अपना हाथ हिलाया और कहा, यूलिन, मुझे यह मत दो। अपने शिष्य के लिए विचार करते हुए मैंने मूल रूप से 2 और वर्षों के लिए तलवार संप्रदाय में रहने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का इरादा किया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। यूलिन के बूढ़े चेहरे पर मुस्कान और भी कड़वी हो गई। दूसरों को शायद इसका एहसास न हो, लेकिन वह जानता था कि उसके पहले यह बूढ़ा आदमी तलवार संप्रदाय में इसलिए आया था क्योंकि बूढ़े आदमी पर उनके मार्शल अंकल जुई का एहसान था। अन्यथा तलवार संप्रदाय लिनशान जैसे तावीज मास्टर को तलवार संप्रदाय में रहने के लिए आमंत्रित करने में असमर्थ था।
हालांकि इस समय उसके पास इस पर कोई ध्यान देने का मूड नहीं था, न ही उसे इस बात की परवाह थी कि यांग ये लिन शान का शिष्य क्यों बन गया था। वर्तमान में उसका पूरा सिर एक ही विचार से भरा हुआ था, और वह यह था कि वह इस युवक को तलवार के इरादे को समझने की अनुमति नहीं दे सकता था, तलवार संप्रदाय को छोड़ने के लिए। जैसे ही उसने यांग ये को देखा, यूलिन की आंखों में अफसोस की एक झलक और एक जटिल अभिव्यक्ति चमक उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस युवक ने वास्तव में तलवार की मंशा को समझ लिया है। तलवार की मंशा। तलवार संप्रदाय में किसी ने भी कुछ 100 सालों में तलवार की मंशा को नहीं समझा है। यदि वह जानता कि इस युवक ने तलवार की मंशा को समझ लिया है, तो फूल महल की तो बात ही छोड़िए, वह मूल विद्यालय को भी अपमानित करने में संकोच नहीं करेगा। वह इस बात से बहुत स्पष्ट रूप से अवगत था कि तलवार के इरादे को समझने वाला एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या दर्शाता है। यह दर्शाता है कि भविष्य में तलवार संप्रदाय निश्चित रूप से उभरेगा। यह दर्शाता है कि तलवार संप्रदाय के पास एक अद्वितीय विशेषज्ञ का संरक्षण होगा जो अब से 100 साल बाद मार्शल अंकल जुई से भी अधिक शक्तिशाली होगा। दुर्भाग्य से अभी के उसके निर्णय ने निश्चित रूप से इस युवक को तलवार संप्रदाय के बारे में बुरी धारणा दी थी। जब उसने यहाँ तक सोचा तो यूलिन ने गहरी सांस ली और कहा, यांग ये, मैं अभी के अपने कार्यों के लिए क्षमा चाहता हूँ। जब तक तुम तलवार संप्रदाय में रहने के लिए तैयार हो, तब तक मेरा तलवार संप्रदाय तुम्हें फूल महल से निपटने में मदद करेगा। इसके अलावा मेरा तलवार संप्रदाय भविष्य में तुम्हें बढ़ावा देने पर जोर देगा। तुम क्या सोचते हो? इस बीच ची हुओ यांग ये के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, बच्चे, अभी जो कुछ हुआ उसके लिए मैं भी माफी चाहता हूँ। यहाँ तक अन्य 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष जो शुरू से ही चुप थे, उन्होंने अभी जो हुआ उसके लिए माफी मांगी। अगर यांग ये कोई साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति होता या भले ही वह पहले से ही पहले स्वर्ग क्षेत्र में होता, तो वे माफी नहीं मांगते क्योंकि उनका अपना अभिमान था। हालांकि यांग ये ने तलवार के इरादे को समझ लिया था और उनके पास इसके आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिन शान चुप हो गया। वह जानता था कि तलवार संप्रदाय के लिए तलवार इरादे का क्या मतलब है, और अगर वह यांग ये को तलवार संप्रदाय में रहने से रोकता है, तो वह तलवार संप्रदाय को पूरी तरह से अपमानित करेगा। वह तलवार संप्रदाय को अपमानित करने से नहीं डरता था, लेकिन जब तक तलवार संप्रदाय के पास बूढ़ा आदमी जुई था, तब तक उसके पास तलवार संप्रदाय को मुंहतोड़ जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए अंतिम निर्णय यांग ये के अपने हाथों में था। यांग ये ने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया और उसे इस पर बिल्कुल भी विचार करने की जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत उदासीनता से कहा, तलवार कमांडिंग एल्डर और सीनियर्स, आपके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद। लेकिन मुझे खुलकर बोलने की अनुमति दें, मैं ऐसे संप्रदाय में रहने की हिम्मत नहीं करता जो अपने शिष्यों के भाग्य की परवाह नहीं करता। मैं अगली बार फिर से अपनी मौत के लिए नहीं भेजा जाना चाहता। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि तलवार कमांडिंग एल्डर ने पहले ही कहा है कि मैं तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने लिन शान की ओर देखा और कहा, मास्टर, चलो। हाँ, उसे इस मामले पर बिल्कुल भी विचार करने की जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि उसके पहले के लोगों ने उसके प्रति अपना रवैया क्यों बदला था, और यह कोई और बात नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उस तलवार इरादे को समझ लिया था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। हाँ, ये लोग उसके तलवार इरादे को बहुत महत्व देते थे, और अगर उसके पास तलवार इरादा नहीं होता, तो वह उनके लिए चींटी से भी ज्यादा बेकार होता। वह समझ गया कि इन लोगों ने तलवार संप्रदाय के लिए उसे छोड़ दिया था, लेकिन समझ का मतलब स्वीकृति नहीं था। वह, यांग ये, इस हद तक मूर्ख नहीं था। इसलिए उसे सीधे मना करने से पहले इस पर बिल्कुल भी विचार करने की जरूरत नहीं थी। यांग ये की बात सुनकर लिन शान की आंखों में प्रशंसा की एक झलक उभरी। अगर यांग ये ने उनके कुछ शब्दों और वादों के कारण अपना मन बदल लिया, तो लिन शान का यांग ये के बारे में मूल्यांकन निश्चित रूप से कम हो जाएगा, क्योंकि इससे उसे लगेगा कि यांग ये में वाकई हिम्मत की कमी है। सौभाग्य से यांग ये ने अपना मन नहीं बदला। यूलिन अभी भी कुछ कहना चाहता था, फिर भी लिन शान ने उसे मौका नहीं दिया, और लिन शान यांग ये को साथ लेकर सीधे हॉल से बाहर चला गया। जैसे ही उसने यांग ये की आकृति को हॉल के प्रवेश द्वार से गायब होते देखा, चिहो ने धीमी आवाज में कहा, वरिष्ठ भाई, तलवार की मंशा को समझने वाला एक अत्यंत दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति आखिरकार हमारे तलवार संप्रदाय में प्रकट हुआ है। हम उसे तलवार संप्रदाय छोड़ने की अनुमति नहीं दे सकते। यूलिन ने अपना सिर हिलाया और उसने कड़वाहट से कहा, हमारे तलवार संप्रदाय के बारे में उसकी थोड़ी सी भी अनुकूल धारणा नहीं है। अगर उसके पास मास्टर लिन नहीं होता, तो शायद वह फूल महल की वजह से तलवार संप्रदाय में रहने के लिए सहमत हो जाता। हालांकि अब उसके पास मास्टर लिन है, इसलिए हमारा तलवार संप्रदाय अब उसके लिए जरूरी नहीं है। यांग ये मास्टर लिन का शिष्य कब बना? इस बीच बगल में बैठे मध्यम आयु वर्ग के लोगों में से एक ने हैरान स्वर में कहा, वह एक तावीज मास्टर है। ठीक इसी समय सु किंगशी हॉल में चली गई और उसने यूलिन की ओर देखा और फिर कहा, मार्शल अंकल यूलिन, किंगशी बहुत निराश है। किंगशी को कभी उम्मीद नहीं थी कि आप यांग ये को सौंपने के लिए किंगशी को भेज देंगे,
नहीं किंगशी ने कल्पना की थी कि मार्शल अंकल यूलिन वास्तव में यांग ये को सौंपने का इरादा रखेंगे। मेरे तलवार संप्रदाय की ताकत वास्तव में अतीत की तुलना में बहुत कम है, लेकिन क्या इसे फूल महल से डरने की जरूरत है? फूल महल के उन सदस्यों को दूर ले जाने के बाद वह जल्दी से वहां पहुंची। लेकिन वह अभी भी थोड़ी देर हो चुकी थी और उसे पता चला कि यांग ये ने तलवार संप्रदाय को छोड़ दिया था जब वह हॉल के बाहर उससे मिली थी। वह मूल रूप से स्थिति को बचाने का इरादा रखती थी, लेकिन जब उसने यांग ये को यह कहते हुए सुना कि तलवार कमांडिंग एल्डर ने उसे तलवार संप्रदाय के शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया और लिटिल याओ और उसे फूल महल को सौंपने का इरादा किया, तो उसने उसे मनाने का फैसला नहीं किया। हालांकि वह यांग ये के बहुत करीब नहीं थी, फिर भी उसे यांग ये के गुस्से की थोड़ी समझ थी। शायद तलवार संप्रदाय के प्रति उसे बहुत ज्यादा नाराजगी महसूस न होती अगर तलवार संप्रदाय उसे सौंपने का इरादा रखता, लेकिन तलवार संप्रदाय उसकी छोटी बहन को भी सौंपना चाहता था और यह उसके उल्टे तराजू को छूने से अलग नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में उसके लिए तलवार संप्रदाय में वापस लौटना पूरी तरह असंभव था। यूलिन को सुकिंगशी की आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने थोड़ा खाली भाव से पूछा, किंगशी, तुमने कहा था कि यांग ये एक तावीज मास्टर है। सुकिंगशी ने अपनी भावनाओं को शांत किया और कहा, वह सिर्फ एक तावीज मास्टर नहीं है, उसके पास सोने का तत्व गहन ऊर्जा भी है। इसके अलावा वह तलवार सेवक शिवालय के 22वें स्तर से गुजर चुका है और अंकल पगोडा उसे तलवार सेवक शिवालय में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए सहमत हो गए हैं। दूसरे शब्दों में, वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी अंकल पगोडा को परवाह थी। यह सब कहने के बाद उसने अपने मन में कहा, वह एक राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो डार्क बीस्ट्स को भी नियंत्रित कर सकता है। जब उन्होंने यह सुना तो सिर्फ यूलिन ही नहीं था जिसने कड़वी मुस्कान दिखाई, बगल में बैठे 4 अन्य मध्यम आयु वर्ग के लोगों ने भी ऐसा ही किया। इस समय उनकी आंखें पछतावे से हरी हो गई थीं। एक युवक जिसने तलवार की मंशा को समझ लिया था और जो एक तावीज मास्टर था, उसे तलवार संप्रदाय से निकाल दिया गया था, तो उन्हें पछतावा क्यों नहीं हो सकता था? यूलिन ने अपना सिर कड़वाहट से हिलाया और कहा, किंगशी, चूंकि वह एक तावीज मास्टर है और उसने तलवार की मंशा को भी समझ लिया है, तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने हमें इसके बारे में बताया होता तो हम उसे तलवार संप्रदाय में इतनी निराश महसूस नहीं कराते, भले ही हमें फूल महल को नाराज क्यों न करना पड़ता। क्या? सुकिंग के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ जब उसने कहा, उसने तलवार की मंशा को समझ लिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें इसकी जानकारी नहीं थी? यूलिन ने आश्चर्य से कहा। सुकिंगशी ने एक गहरी सांस ली और फिर वह मुड़ी और हॉल से बाहर चली गई। अध्याय 92 इरादे। एक दिन बाद स्वॉर्ड सेक्ट की इनकोर्ट परीक्षा तय समय पर आयोजित की गई। हालांकि अब इसका यांग ये से कोई लेना देना नहीं था। उस दिन स्काई हॉल से जाने के बाद यांग ये लिटिल याओ को अपने साथ तालिस्मन पीक पर ले आया। तालिस्मन पीक पर सिर्फ बाओ एर और उसके दादा रहते थे, इसलिए बाओ एर आमतौर पर बेहद ऊब जाती थी। अब जब लिटिल याओ आ गई थी तो वह बेहद खुश हो गई थी और उसने तुरंत लिटिल याओ को अपनी छोटी बहन मान लिया। इसके अलावा उसने यह भी कहा कि जो कोई भी लिटिल याओ को परेशान करेगा उसे उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाला माना जाएगा। यांग ये भी खुश था जब उसने देखा कि वे बहनों की तरह साथ रह रहे हैं। हालांकि यांग ये थोड़ा उदास था क्योंकि उसके इस नए गुरु ने उसे तालिस्मन पीक पर वापस आते ही ढेर सारे स्क्रॉल पढ़ने के लिए मजबूर किया था। उसने कसम खाई कि जब उसने लाइब्रेरी में भरे स्क्रॉल देखे तो वह लगभग बेहोश हो गया था। हालांकि अपने इस गुरु पर एक अच्छी छाप छोड़ने के लिए यांग ये ने गंभीरता से पढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में वह थोड़ा उदास महसूस करता था, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया वह उनमें डूबता गया। क्योंकि इन स्क्रॉल में न केवल तावीज मास्टर्स के बहुत सारे अनुभव और तकनीकें थीं, बल्कि कई बेहद मूल्यवान तावीज गुप्त तकनीकें भी थीं। तावीज गुप्त तकनीकें ऐसी तकनीकें थीं जिन्हें डार्क ट्रेजर्स पर अंकित किया जा सकता था। शुरुआत में यांग ये ने सोचा था कि तावीज मास्टर्स डार्क ट्रेजर्स पर कोई भी तकनीक अंकित कर सकते हैं, बशर्ते कि वे ऐसा चाहें। हालांकि चीजें उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग थीं, क्योंकि किसी तकनीक को खजाने पर अंकित करना बेहद मुश्किल था। क्योंकि इस तकनीक को मेरिडियन के माध्यम से प्रसारित करने के तरीके को रिकॉर्ड करने के लिए एक तावीज मास्टर की आवश्यकता थी। शरीर में कितने मेरिडियन थे? तो मेरिडियन के माध्यम से तकनीक के प्रसारित होने के तरीके को रिकॉर्ड करना कितना जटिल होगा। खासकर जब यह गहन रैंक और उससे ऊपर की तकनीकें थीं, तो उनके द्वारा अपनाए गए परिसंचरण के मार्ग भयावह स्तर तक बेहद जटिल थे। इसके अलावा भले ही एक तावीज मास्टर यह सब रिकॉर्ड करने में सक्षम हो, फिर भी इसे वास्तव में पूरा करने से पहले अनगिनत परीक्षणों की आवश्यकता होती है। क्योंकि एक बार गलती का एक निशान भी उभर आया तो यह घातक भी हो सकता है। संक्षेप में, एक तावीज गुप्त तकनीक अत्यंत कीमती थी और यहां तक एक साधारण पीली रैंक तावीज गुप्त तकनीक भी 10 लाख से अधिक सोने के सिक्कों के लिए बेची जा सकती थी। जब उसे एहसास हुआ कि तावीज की गुप्त तकनीकें कितनी कीमती हैं, तो यांग ये और भी ज्यादा मेहनती हो गया। इसी तरह यांग ये लगातार 3 दिनों तक लिन शान की निजी लाइब्रेरी में रहा।
चौथे दिन यांग ये पुस्तकालय से बाहर निकल गया क्योंकि सू किंगशी आ गई थी। तालिस्मन पीक तलवार संप्रदाय की 7 मुख्य चोटियों में से एक थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से छोटा नहीं कहा जा सकता था। इसके अलावा पहाड़ की चोटी बादलों और धुंध से घिरी हुई थी, और वहां एक अज्ञात नाम के अनगिनत फूल पूरी तरह खिले हुए थे। यह एक अमर स्वर्ग की तरह था, लेकिन यह बहुत उजाड़ था। सौभाग्य से यांग ये और लिटिल याओ के आगमन ने उजाड़ तालिस्मन पीक में बहुत अधिक जीवन शक्ति जोड़ दी थी। टेलिस्मैन पीक पर 2 इमारतें थीं। एक टेलिस्मैन हॉल था, जो लिन शान का निवास था। हालांकि लिन शान मूल रूप से वहां कभी नहीं रहे। दूसरी इमारत एक निवास थी जिसे बेहद शानदार तरीके से बनाया गया था। हालांकि केवल बाओ एर ही वहां अकेली रहती थी। नहीं, अब यांग ये और लिटिल याओ भी वहां रहते थे। यांग ये के कमरे में सू किंगशी ने यांग ये को देखा और कहा, क्या यह वास्तव में अपूरणीय है? यांग ये समझ गया कि सू किंगशी का क्या मतलब था, और उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, किंगशी, मैं इसी तरह काम करता हूं। अगर दूसरे मुझे नहीं छोड़ते, तो मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने शुरू में तलवार संप्रदाय को अपना घर माना था, मैंने इसे अपना सम्मान माना था। मुझे तलवार संप्रदाय का शिष्य होने का सम्मान मिला। लेकिन तलवार संप्रदाय ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? उन बुजुर्गों का तलवार संप्रदाय की खातिर काम करना गलत नहीं था, लेकिन मैं भविष्य में त्यागा नहीं जाना चाहता। इसलिए आपको अब मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। सू किंगशी चुप हो गई। वह यांग ये की भावनाओं को समझती थी, क्योंकि त्याग दिए जाने के बाद कोई भी खुश नहीं होगा। हालांकि वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि यांग ये तलवार संप्रदाय को ऐसे ही छोड़ दे, क्योंकि यांग ये जिसने तलवार के इरादे को समझ लिया था, वह तलवार संप्रदाय में रहकर ही और भी बेहतर विकसित हो पाएगा। आखिरकार तलवार संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय था जहां हर कोई तलवार में साधना करता था। ठीक है, यांग ये ने अचानक कहा, बाओ एर ने मुझे बताया कि किसी ने उससे कहा था कि मैं खतरे में हूं, क्या वह तुम थी? यांग ये इस बात से थोड़ा हैरान था कि लिन शान और बाओ एर उस दिन स्काई हॉल में क्यों आए थे, और उसने घटना के बाद बाओ एर से इस बारे में पूछा था। उसे पता चला कि किसी ने बाओ एर को सूचित किया था और बताया था कि वह खतरे में है, इसलिए यांग ये ने पहले संभव क्षण में सू किंगशी के बारे में सोचा। सू किंगशी ने सिर हिलाया और कहा, जब मुझे पता चला कि फूल महल के सदस्य तलवार संप्रदाय में आए हैं, तो मुझे पता था कि वे तुम्हारे लिए आएंगे। इसलिए मैंने बाओ एर को सूचित किया ताकि वह तुम्हारी ओर से बोल सके। हालांकि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह अपने दादा को लेकर आएगी, और मैंने कभी यह भी नहीं सोचा था कि मार्शल अंकल यू लिन मुझे भेजने के तुरंत बाद कोई निर्णय लेंगे। यह सुनकर यांग ये के दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना पैदा हुई, और फिर उसने गंभीर होकर कहा, धन्यवाद। जैसे कि उसे कुछ सूझा हो, उसने पूछा, ठीक है, फूल महल के सदस्य कहाँ हैं? चून की तलवार संप्रदाय ने मुझे नहीं सौंपा, इसलिए वे निश्चित रूप से इस मामले को शांत नहीं होने देंगे, है ना? सू किंगशी ने कहा, अगर वे इस मामले को शांत नहीं होने देना चाहते हैं तो वे क्या कर सकते हैं? अब आप मास्टर लिन शान के शिष्य हैं, और आप तावीज मास्टर एसोसिएशन से संबंधित हैं। भले ही वे फ्लावर गार्ड के सदस्य हैं, लेकिन वे मास्टर लिन के साथ परेशानी की तलाश करने की हिम्मत नहीं करते हैं। तावीज मास्टर के रूप में मास्टर लिन की पहचान का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक एक साथ दायरे में मास्टर लिन की अपनी ताकत भी ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ वे परेशानी की तलाश कर सकें। तो ऐसा ही है। यांग ये ने सिर हिलाया। अब उसे आखिरकार समझ में आया कि जब दूसरे कहते थे कि विशाल पेड़ों के नीचे शानदार छाया है, तो इसका क्या मतलब होता है। आपने तलवार की मंशा को समझ लिया है, इसलिए तलवार संप्रदाय में रहकर आप और भी बेहतर विकास कर पाएंगे। उस दिन जो कुछ हुआ, मैं गारंटी देता हूं कि भविष्य में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। सू किंगशी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। यांग ये पहले से ही सबसे राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसे उसने तलवार की मंशा को समझने से पहले देखा था, और न केवल उसने तलवार की मंशा को समझा था, बल्कि दक्षिणी क्षेत्र में युवा पीढ़ी के सभी सदस्यों के बीच भी उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता था। वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि यांग ये भविष्य में किसी अन्य शक्ति की ओर मुड़े। जब उसने सुना कि सू किंगशी उसे फिर से तलवार संप्रदाय में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है, तो यांग ये को समझ में नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, और उसने कहा, किंगशी, तलवार संप्रदाय एक बड़ा संप्रदाय है। भले ही इसमें मैं यांग ये न हो, फिर भी यह एक बड़ा संप्रदाय है। तुम्हें वाकई यह सब करने की जरूरत नहीं है। सू किंगशी ने अपने दिल में आह भरी, और फिर वह मुड़ी और दरवाजे की ओर चल दी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बदलना नामुमकिन होता है, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। किंगशी। यांग ये ने सू किंगशी को रोका। सू किंगशी रुक गई, और फिर उसने मुड़कर यांग ये को देखा। यांग ये सू किंगशी के पास गया और कहा, भले ही मैं तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं हूं, फिर भी मैं आरोही रैंकिंग में भाग लूंगा। क्यों? सू किंगशी हैरान थी। यांग ये ने गंभीर भाव से कहा, तलवार संप्रदाय ने मुझे त्याग दिया, लेकिन तुमने कभी नहीं छोड़ा। अगर तुम नहीं होते, तो मैं, यांग ये, उस दिन साउथ पीस सिटी में फ्लावर पैलेस के हाथों मारा जाता।
मेरी राय में तुम हो, और तलवार संप्रदाय है। मैं तुम्हारे लिए आरोही रैंकिंग में भाग ले रहा हूँ, तलवार संप्रदाय के लिए नहीं। सु किंगशी बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, यदि आप वास्तव में मेरी मदद करना चाहते हैं, तो तलवार संप्रदाय में वापस लौट जाए, ठीक है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे पास ऐसी चीजें हैं जिन पर तुम कायम रहते हो, और मेरे पास भी। इसके अलावा, तलवार संप्रदाय की खातिर तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई संप्रदाय मजबूत बनना चाहता है, तो वह संप्रदाय के सदस्यों की कड़ी मेहनत के बिना नहीं कर सकता, लेकिन यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसे किसी एक व्यक्ति की कड़ी मेहनत पर भरोसा करके पूरा किया जा सके। सु किंगशी के नाजुक चेहरे पर एक कड़वाहट भरी अभिव्यक्ति उभरी, और उसने कहा, मैं इस सिद्धांत को कैसे नहीं समझ सकती, लेकिन मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। आपने पहले कहा था कि तलवार संप्रदाय में मेरी स्थिति कम नहीं है। वास्तव में, मेरी स्थिति बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि मैं तलवार संप्रदाय के गुरु की बेटी हूँ। यांग ये चौंक गया, उसने शुरू में सोचा था कि सु किंगशी ज्यादा से ज्यादा एक बुजुर्ग या किसी बड़े की बेटी है जो बहुत अधिकार रखता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि सु किंगशी वास्तव में संप्रदाय के गुरु की बेटी होगी, क्योंकि यह पहचान ग्रैंड किन साम्राज्य की राजकुमारी की पहचान से कम नहीं थी। सु किंगशी ने यांग ये की आंखों में देखा और कहा, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें असेंशन रैंकिंग के शीर्ष 5 में चढ़ने के बाद मेरे साथ रहने का मौका दूंगी। लेकिन क्या तुम जानती हो कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, तो यह ऐसा कुछ नहीं है जो केवल असेंशन रैंकिंग के शीर्ष 5 में स्थान प्राप्त करके पूरा किया जा सकता है। इसलिए, तुम्हें असेंशन रैंकिंग में भाग लेने की जरूरत नहीं है। यांग ये जोर से हंसा और उसके शरीर से तलवार की एक किरण निकली। उसने कहा, किंगशी, क्या तुम मुझे मुश्किलों का सामना करने से रोकने की कोशिश कर रहे हो? तो तुम गलत हो। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारी पहचान से हैरान था, लेकिन इससे क्या मैं यांग ये तुम्हारी पहचान के कारण भयभीत होऊंगा या खुद को हीन महसूस करूंगा? नहीं, तुम्हारी पहचान मुझे और भी अधिक मेहनत करने पर मजबूर करेगी। जैसे ही उसने यांग ये की भयंकर और तीखी तलवार की मंशा को महसूस किया, सु किंगशी स्पष्ट रूप से भावुक हो गई। लंबे समय के बाद, उसने धीमी आवाज में आह भरी और कहा, मैं समझती हूं कि तुम अब तलवार की मंशा को समझने में सक्षम क्यों हो। यांग ये ने अपनी मुस्कुराहट को रोका और सु किंगशी को देखते हुए गंभीरता से कहा, किंगशी, मैं मानता हूं कि मेरी वर्तमान ताकत कमजोर है और यह आपके द्वारा निर्धारित मानकों से कम है। लेकिन जब तक आप मुझे समय देने को तैयार हैं, तब तक मैं कड़ी मेहनत करूंगा। मैं ऐसी ताकत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा जिसे आप गंभीरता से लें। अतीत में, यांग ये को समझ में नहीं आया कि प्यार क्या होता है, और उसे नहीं पता था कि अतीत में सु किंगशी के लिए जो उसने महसूस किया था, वह प्यार था या नहीं। हालांकि, अब वह सु किंगशी के प्रति अपनी भावनाओं से बेहद स्पष्ट रूप से अवगत था, और यह उसे पाने की इच्छा का रूप नहीं था, और उसके मन में वास्तव में इस महिला के लिए भावनाएं थी जो उसके सामने खड़ी थी। चूंकि उसके मन में उसके लिए भावनाएं थी, इसलिए उसने निडर होकर अपनी बात कहने का इरादा किया। जहां तक उनकी हैसियत और ताकत के बीच के अंतर की बात है, क्या एक ऐसे आदमी को इन दो चीजों की परवाह करनी होगी जिसके पास महत्वाकांक्षा हो और जो कड़ी मेहनत करने को तैयार हो? वह यांग ये कुलीन बनने के भाग्य के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ? क्या सभी कुलीन और अधिकार वाले लोग ऐसे ही पैदा होते हैं? इतने सालों पहले, ग्रैंड किन साम्राज्य के संस्थापक सम्राट ने कुछ भी नहीं से एक साम्राज्य का निर्माण करने में सक्षम थे। इतने सालों पहले, तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज ने पूरी दुनिया में अजेय शासन किया था। तो वह यांग ये ऐसा क्यों नहीं कर सका? उसने कभी यह महसूस नहीं किया कि वह सु किंगशी के योग्य था। जब उसने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में अत्यंत दृढ़ भाव देखा, तो सु किंगशी के दिल में एक अजीब सी भावना कौंधी। उसने उस भावना को दबा दिया। बहुत देर बाद, वह पलटी और बोली, मैं इंतजार करके देखूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह दरवाजे की ओर चल पड़ी। जब वह दरवाजे पर पहुंची, तो वह एक बार फिर रुकी और बोली, अफवाह के अनुसार, ओरिजिन स्कूल में युआन ये नाम का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, और वह पहले स्वर्ग क्षेत्र के पहले रैंक पर रहते हुए किंग दायरे के एक विशेषज्ञ को मारने में सक्षम था। इसके अलावा, वह ओरिजिन स्कूल में आउटर कोर्ट रैंकिंग में केवल 14वें स्थान पर है। अपनी बात समाप्त करने के बाद सु किंगशी वहां अधिक देर तक नहीं रुकी और दरवाजे के पीछे गायब हो गई। उसने पहले स्वर्ग क्षेत्र में एक राजा क्षेत्र विशेषज्ञ को मार डाला। यांग ये दंग रह गया, और फिर वह ठंडी हंसी में बोला, तो क्या हुआ? मैं यांग ये उससे क्यों डरूंगा? अध्याय 93 तावीज तकनीक। चाहे वह आरोही रैंकिंग के लिए हो या अपनी मां को बचाने के लिए, यांग ये के पास मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए, यांग ये ने इसके बाद अपने समय बिताने के तरीके में कुछ समायोजन किए। उसने जो समायोजन किए, वे दिन रात तावीज़ों का अध्ययन करने से लेकर सुबह तावीज़ों का अध्ययन करने और दोपहर और रात में साधना करने तक के थे। 1 महीने बाद, यांग यी पहले से ही सभी बुनियादी तावीज़ बनाने में सक्षम थी। इसके अलावा, वे सभी उच्च श्रेणी के थे।
इससे यांग ये और लिन शान दोनों ही बेहद उत्साहित हो गए। ठीक इसी वजह से लिन शान ने यांग ये के ज्यादातर समय साधना में लगाने का विरोध करना बंद कर दिया। लिन शान के अनुसार जब तक यांग ये का तावीज दाव बेहतर हो सकता है, तब तक उसे इस बात की परवाह नहीं होगी कि यांग ये अपना सारा समय साधना में लगाता है। दूसरी ओर मार्शल दाव के मामले में यांग ये अपनी तकनीकों में और अधिक कुशल होता गया, खासतौर पर तलवार नियंत्रण तकनीक और प्रतिक्रियाशील प्रहार। उसने अपने नियंत्रण के पिछले दायरे को जो 6 मीटर था, 30 मीटर के क्षेत्र तक बढ़ा दिया था। दूसरे शब्दों में, वह तलवारों का इस्तेमाल ऐसे कर सकता था जैसे वह उसकी भुजा हो, जबकि वह उसके चारों ओर 30 मीटर के क्षेत्र में रहती थी। हालांकि उसके लिए अपने हमलों को पूरक बनाने के लिए तलवारों को नियंत्रित करना अभी भी मुश्किल था। आखिरकार उसे अपनी एकाग्रता को 2 भागों में विभाजित करना था, और यह ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए उसे केवल तलवार की स्थिति को थोड़ा बदलने की आवश्यकता थी। हालांकि यांग ये को इस बात का भरोसा था, क्योंकि वह पहले से ही बेसिक तलवार तकनीक का अभ्यास करने में सक्षम था, जबकि उसने बेसिक तलवार तकनीक को निष्पादित करने के लिए तलवार को नियंत्रित किया था। हेवन रेन ड्राइंग तकनीक की ड्राइंग तकनीक के लिए यांग यी ने काफी सुधार किया था। वर्तमान में जब उसने अपनी तलवार खींची तो जो ध्वनि निकली वह किसी कीड़े की भिनभिनाहट जैसी थी, और जब तक वह ध्यान से नहीं सुनता तब तक वह भी इसे सुनने में असमर्थ था। दूसरी ओर अपने विरोधियों को नियंत्रित करने और दबाने की इसकी क्षमता के अलावा यांग ये ने तलवार के इरादे के कुछ अन्य प्रभावों का पता लगाया था जिन्हें उसने समझा था, और ये प्रभाव प्रवर्धन के रूप में आए। हाँ, यह उसके लिए प्रवर्धन का एक रूप था। यदि वह तलवार के इरादे का उपयोग तलवार की क्यूई को घेरने के लिए करता है, तो उस तलवार की क्यूई की शक्ति कम से कम दोगुनी हो जाएगी। इसके अलावा तलवार की मंशा सिर्फ लोगों को दबाने और नियंत्रित करने में ही सक्षम नहीं थी, यह पौधों और डाकबीस्ट पर भी काम करती थी। क्योंकि उसने ग्रे वुल्फ पर प्रयोग किया था और उसकी तलवार की मंशा के दमन के तहत उसकी युद्ध शक्ति कम से कम 30% कम हो गई थी। हालांकि यांग ये इस तथ्य से थोड़ा हैरान था कि उसकी तलवार की मंशा छोटे साथी के खिलाफ बेकार लग रही थी, या यह कहा जाना चाहिए कि इसका प्रभाव बेहद छोटा था। किसी भी मामले में जब उसने छोटे साथी के खिलाफ अपनी तलवार की मंशा का उपयोग किया, तो न केवल छोटा साथी दबा नहीं था, बल्कि छोटे साथी ने उस दबाव का उपयोग किया जो उसे दबाने में सक्षम था, और इसने यांग ये को यह समझने में असमर्थ कर दिया कि हंसे या रोएं। यांग ये के अलावा जिसने बहुत सुधार किया था, एक और व्यक्ति था जिसका उल्लेख करना उचित था, यांग ये की छोटी बहन लिटिल याओ। लिटिल याओ की प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में चौंकाने वाली थी, और वह पहले ही 1 महीने की छोटी अवधि में नश्वर क्षेत्र की 4थी रैंक प्राप्त कर चुकी थी। बेशक यह लिन शान के मार्गदर्शन और पालन पोषण के बिना संभव नहीं था, क्योंकि लिन शान ने बाओ एर के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की थी कि वह लिटिल याओ को अपनी दत्तक पोती के रूप में ले। शुरुआत में लिन शान थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन उसे बेहद इच्छुक बनने में कुछ दिन नहीं लगे। भले ही छोटी याओ थोड़ी चंचल थी, लेकिन वह उस छोटी शैतान बाओ एर से कहीं बेहतर थी। इसके अलावा छोटी याओ विशेष रूप से पुत्रवत थी। हर दिन खेती करने के अलावा वह लिन शान के लिए बहुत सारा अच्छा खाना बनाती थी। इसलिए इतने सालों तक छोटी शैतान द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद लिन शान को अचानक ऐसी पुत्रवत पोती मिलने पर बहुत खुशी हुई। लिन शान के लिटिल याओ के प्रति प्रेम के कारण वह हर दिन लिटिल याओ का मार्गदर्शन करने के लिए कुछ समय निकालता था। जहां तक खेती के संसाधनों की बात है, तो लिटिल याओ अपनी इच्छा से यह मांग सकता था। लिन शान की दौलत के साथ लिटिल याओ की तो बात ही छोड़िए, उसके लिए यह कुछ भी नहीं होगा, भले ही उसके साथ उसके जैसे 10,000 लोग हों। जब उसने देखा कि लिन शान लिटिल याओ से कितना प्यार करता है, तो यांग ये की भावनाएं स्पष्ट थीं। हालांकि वह थोड़ा उदास महसूस करता था, क्योंकि हर बार जब उसे अपनी साधना में कोई समस्या आती थी और वह लिन शान से मार्गदर्शन मांगता था, तो लिन शान उसे तावीज़ों से संबंधित कार्य सौंपता था, और लिन शान उसे केवल कार्य पूरा करने के बाद ही मार्गदर्शन प्रदान करता था। इसी तरह उसे असाइनमेंट पूरा करना था, क्योंकि वह तालिस्मन पीक पर खेती के संसाधन प्राप्त कर सकता था। इससे उसे थोड़ा असंतुष्ट महसूस हुआ। आखिरकार वह लिन शान का शिष्य था। यह वास्तव में ऐसी परिस्थितियों में था कि तालिस्मान दाव और मार्शल दाव दोनों में यांग यी की उपलब्धियों में बहुत अधिक सुधार हुआ था। तावीज़ हॉल में यांग ये एक पत्थर की मेज के सामने बैठा था और वह एकाग्रता से एक तावीज़ तैयार कर रहा था, जबकि लिन शान, बाओ एर और लिटिल याओ उसके बगल में थे। इस समय वे तीनों यांग ये द्वारा बनाए जा रहे तावीज़ को ध्यान से देख रहे थे। बहुत देर बाद यांग ये ने अपना ब्रश उठाया और लंबी सांस ली। उसने तावीज़ ब्रश को हल्के से एक तरफ रख दिया और फिर पलटकर लिन शान की तरफ देखा और कहा, मास्टर, मेरा काम हो गया। लिन शान ने स्ट्राइडर तावीज़ को उठाया और उसे देखा, और जब उसने देखा कि यह फिर से एक उच्च श्रेणी का तावीज़ था, तो उसने तुरंत संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उसने कहा, बहुत बढ़िया। इस समयावधि के दौरान बाओ एर और तुम सभी बुनियादी तावीज़ों को पूरी तरह से समझ चुके हैं, इसलिए मैं तुम दोनों को तकनीक तावीज़ सिखाना शुरू करूंगा।
एक बार जब तुम दोनों तकनीक तावीज़ों को तैयार करने की तकनीक को पूरी तरह से समझ जाओगे, तो तुम दोनों को पृथ्वी तावीज़ मास्टर माना जाएगा। तकनीक तावीज़। यांग ये की आंखें चमक उठी और उसने उत्सुकता से पूछा, मास्टर, तकनीक तावीज़ क्या है? बाओ एर ने लिनशान को भी देखा। हालांकि लिनशान उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब बात तावीज़ों के दाव की आती थी तो वह उसके साथ बहुत सख्त था। अगर वह अपनी बुनियादी बातें पूरी नहीं करती, तो वह उसे आगे बिल्कुल नहीं सिखाता। इसलिए वह यह भी नहीं जानती थी कि तकनीक तावीज़ क्या होती है। लिनशान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप दोनों ने जो सीखा है वह बुनियादी तावीज़ हैं, और बुनियादी तावीज़ व्यक्ति को स्वयं पर एक सहायक प्रभाव प्रदान करते हैं। दूसरी ओर, तकनीक तावीज़ समान नहीं हैं। तकनीक तावीज़ युद्ध तकनीकों की तरह हैं और उनका उपयोग हमले शुरू करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि वे ऐसे हमले हैं जिनका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। आओ, मैं तुम दोनों को तकनीक तावीज़ों की ताकत दिखाता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक हाथ से लिटिल याओ का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से बाओ एर का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर चला गया। यांग ये ने जल्दी से लिन शान का पीछा किया, क्योंकि वह भी तकनीक तावीज़ों के बारे में बेहद उत्सुक था। हॉल के एक खाली क्षेत्र में लिनशान ने अपनी कलाई के एक झटके से एक तावीज़ निकाला, और फिर उसने यांग ये और बाओ एर को देखा और कहा, तकनीक तावीज़ अलग अलग ताकत के साथ आते हैं। उन्हें निम्न श्रेणी, मध्य श्रेणी, उच्च श्रेणी, किंवदंती श्रेणी और दिव्य श्रेणी में विभाजित किया गया है। उच्च श्रेणी तकनीक तावीज़ की शक्ति एक पृथ्वी रैंक तकनीक के बराबर है जिसका उपयोग एक ही प्रकार से किया जा सकता है। किंवदंती श्रेणी के लिए यह एक स्वर्ग रैंक तकनीक के बराबर है। मेरे हाथ में यह तावीज़ एक मध्य श्रेणी निम्न श्रेणी तकनीक तावीज़ है, बिजली विनाश तावीज़। ध्यान से देखो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिनशान ने तावीज़ में गहन ऊर्जा डाल दी। जैसे ही गहन ऊर्जा उसमें प्रवेश करती है, बिजली के तावीज़ से तुरंत चांदी की रोशनी की एक किरण फूट पड़ती है, और फिर लिनशान उसे हवा में फेंक देता है। बिजली के तावीज़ में तुरंत विस्फोट हो जाता है, और फिर तावीज़ से एक हाथ जितनी मोटी बिजली चमकती है। टकराना। धरती के हिलने से गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजी। उनसे दूर खाली जमीन पर एक विस्फोट हुआ, और इससे आसमान में चट्टानें और धूल छा गई। जब धूल छंटी तो यांग यी और दो युवा लड़कियां वहां पहुंची, और जब उन्होंने एक विशाल गड्ढा देखा जो लगभग 15 मीटर गहरा और 20 मीटर चौड़ा था, तो वे सभी दंग रह गईं। यांग ये सबसे पहले अपने सदमे से उबरा और उसने मुंह में लार भर ली। इस मध्यम श्रेणी की तकनीक तावीज़ की ताकत बहुत भयानक थी, क्योंकि अगर वह अपनी पूरी ताकत से एनर्जी स्प्लिट स्वॉर्ड तकनीक का इस्तेमाल भी करता, तो भी वह ऐसा प्रभाव पैदा नहीं कर पाता। सीखो। मुझे यह सीखना ही होगा। अपने सदमे से उबरने के बाद बाओ र तुरंत लिनशान के पास गई, और उसने लिनशान की बांह पकड़ी और उसे लगातार हिलाते हुए कहा, दादाजी, बाओ र को सिखाओ, जल्दी से बाओ र को सिखाओ। एक बार जब बाओ र यह सीख जाएगी, तो बाओ र उन सभी को उड़ा देगी जो बाओ र को नापसंद हैं। लिनशान का चेहरा इन शब्दों को सुनकर काला पड़ गया। उसने बाओ एर को पहले कभी इतने आक्रामक ताकत वाले तावीज़ नहीं दिए थे, क्योंकि वह बाओ एर के चरित्र को जानता था। वह बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही थी, और अगर कोई उसे वास्तव में अपमानित करता है, तो वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति पर तकनीक तावीज़ फेंकने में संकोच नहीं करेगी। इसके अलावा यह सिर्फ एक तावीज़ नहीं होगा। यांग ये ने जब यह सुना तो उसके पसीने छूट गए। मुझे भविष्य में किंगक्सू को सूचित करना होगा और उससे कहना होगा कि वह बाओ एर को किसी भी कीमत पर नाराज न करे, अन्यथा परिणाम बहुत भयानक होंगे। छोटी याओ की आंखें भी उत्साह की चमक से चमक उठीं। हालांकि जब उसने सोचा कि वह तावीज़ मास्टर कैसे नहीं बन पाई, तो उसकी जीवंत आंखें तुरंत फीकी पड़ गईं, और वह बाओ एर और अपने बड़े भाई से थोड़ी ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। कितना अच्छा होगा अगर मैं तावीज़ मास्टर बन जाऊं। जब उसने लिटिल याओ की धुंधली निगाहों को देखा, तो यांग ये उसके पास गया और उसके छोटे से सिर को सहलाते हुए उसने कोमल आवाज में कहा, मूर्ख लड़की, चूंकि बड़ा भाई एक तावीज़ मास्टर है, तो क्या यह तुम्हारे लिए तावीज़ मास्टर होने के बराबर नहीं है? एक बार जब बड़ा भाई तकनीक तावीज़ बनाना सीख जाएगा, तो बड़ा भाई लिटिल याओ के लिए पहले वाले जैसे कई दुर्जय तावीज़ बनाएगा। भविष्य में अगर कोई तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत करता है, तो वैसा ही करो जैसा बड़ी बहन बाओ एर करती थी, और उस व्यक्ति पर कुछ फेंक दो। यह सुनकर छोटी याओ ने खुशी से सिर हिलाया। अब उसने अपनी सोच को सही कर लिया था, क्योंकि उसका बड़ा भाई सही था। भले ही वह तावीज़ मास्टर नहीं थी, लेकिन उसका बड़ा भाई था। किसी भी हालत में उसके बड़े भाई के पास जो कुछ भी था वह उसका भी था, और उसके पास जो कुछ भी था वह उसके बड़े भाई का भी था। इसलिए वह तावीज़ मास्टर बन पाए या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं था। यांग ये भी मुस्कुराया जब उसने लिटिल याओ के चेहरे पर चमक देखी। उसने कुछ समय के लिए अपनी मां को खो दिया था, और वह नहीं चाहता था कि लिटिल याओ को थोड़ी सी भी नाखुशी महसूस हो। लिनशान बाओ एर की पीड़ा को सहन नहीं कर सका, और उसने यांग ये को बुलाया और फिर गंभीर भाव से कहा, तकनीक तावीज़ कई प्रकारों में विभाजित हैं, और हर एक तकनीक तावीज़ अलग है। यहाँ तक कि उनके प्रभाव भी अलग हैं।
इसके अलावा उन्हें बनाने की विधि भी अलग है। मैं आप दोनों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक तकनीक तावीज़ को बनाने की विधि बेहद कीमती है और यह मूल रूप से केवल अपने शिष्यों को ही दी जाती है। इसलिए अपने शिष्यों के अलावा आप दोनों इसे किसी और को नहीं सिखा सकते, समझे? जब उन्होंने लिन शान की गंभीर अभिव्यक्ति को देखा तो यांग ये ने गंभीर तरीके से सिर हिलाया और कहा, समझ गया। बाओ एर ने भी जल्दी से सहमति दे दी, लेकिन उसका रवैया बेहद लापरवाह था। हालांकि लिन शान को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि बाओ एर उसके अनुरोध का पालन करेगी। आखिरकार जब उसने उस दिन बाओ एर को 5 तत्व मूल तावीज़ तकनीक दी थी तो उसने उसे आज की तरह ही याद दिलाया था। लेकिन उसने क्या किया? उसने फिर भी उसकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना इसे यांग ये को दे दिया। हालांकि सौभाग्य से यह एक अच्छी बात थी। ठीक इसी तरह यांग ये ने तावीज़ों के दाव में एक और कदम आगे बढ़ाया। अध्याय 94 आरोहण टोकन। पलक झपकते ही एक महीना बीत गया। एक कमरे में यांग ये अपने हाथ में एक ताबीज़ ब्रश पकड़े हुए था और अपने सामने रखे ताबीज़ के कागज पर धीरे धीरे चित्र बना रहा था। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था, जबकि उसकी आंखें ताबीज़ के कागज पर स्थिर रूप से घूर रही थीं और वह पलकें झपकाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तकनीक तावीज़ों को तैयार करने की कठिनाई बुनियादी तावीज़ों से अनगिनत गुना ज्यादा थी। लिन शान के व्यक्तिगत मार्गदर्शन के बावजूद यांग ये और बाओ एर इस महीने में एक बार भी सफल नहीं हो पाए थे। ऐसा नहीं था कि उनकी प्राकृतिक प्रतिभा अपर्याप्त थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि तकनीक तावीज़ बहुत जटिल थे। इस वजह से बाओ एर का शुरुआती जोश बहुत पहले ही पूरी तरह से गायब हो गया था और यह इस हद तक था कि वह हाल ही में बेहद निराश हो गई थी। हालांकि लिन शान के एक शब्द कहने के बाद बाओ एर का उत्साह और आत्मविश्वास तुरंत लौट आया। लिन शान ने कहा, अभी तो बहुत कम समय बीता है, तुम किस बात के लिए बेचैन हो रही हो? मैंने अपना पहला तकनीक वाला तावीज़ बनाने में पूरे 2 महीने लगा दिए। जब लिन शान ने यह कहा तो न केवल बाओ एर का आत्मविश्वास वापस आ गया था, बल्कि यांग ये का आत्मविश्वास भी वापस आ गया था। यांग ये कमरे में पूरी तरह से एकाग्र था और धीरे धीरे एक के बाद एक स्ट्रोक बना रहा था और उसके माथे से पसीने की बूंदें धीरे धीरे निकल रही थीं। ठीक इसी तरह यह लगभग 2 घंटे तक चलता रहा और एक निश्चित समय पर यांग ये ने अपना ब्रश वापस ले लिया। उसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में अपार खुशी दिखाई दी। यांग ये ने लापरवाही से अपने चेहरे पर पसीना पोंछा और फिर उसने लिन शान के निवास की ओर दौड़ने से पहले रोशनी से टिमटिमाता हुआ ताबीज उठाया। लिन शान के कमरे में लिन शान दंग रह गया जब उसने यांग ये के हाथ में ताबीज देखा। अपने सदमे से उबरने के बाद उसने आश्चर्यचकित भाव से कहा, तुमने इसे बनाया है? यांग ये ने थोड़ी उत्तेजना के साथ सिर हिलाया। कहा जा सकता है कि उसने इस तकनीक के तावीज़ का अध्ययन करते हुए पूरे 1 महीने तक न तो सोया और न ही आराम किया, और 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार आज उसे सफलता मिली। तो वह उत्साहित कैसे न हो सकता था? लिन शान के मुंह के कोने थोड़े से हिल गए और वह बेहद हैरान था। भले ही यांग ये ने केवल एक विंडब्लेड तावीज़ बनाया था जो सबसे कम दर्जे का था, उसने इसे 1 महीने के भीतर पूरा कर लिया था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि तकनीक तावीज़ कितने जटिल थे क्योंकि इतने सालों पहले उसने एक तकनीक तावीज़ बनाने के लिए पूरे 2 महीने बिताए थे जो केवल निम्न श्रेणी का था। फिर भी यांग ये ने 1 महीने के बाद सफलतापूर्वक एक तकनीक तावीज़ तैयार किया था और यह एक उच्च श्रेणी का तावीज़ भी था। लिन शान का आत्मविश्वास इससे थोड़ा कम हुआ। हालांकि उसे और भी ज्यादा खुशी और संतुष्टि महसूस हुई क्योंकि यांग ये उसका शिष्य था। जैसे ही उसने यांग ये को देखा जो थोड़ा उत्साहित लग रहा था, लिन शान की आंखों में प्रशंसा के भाव प्रकट हुए। यांग ये के साथ बिताए इन 2 महीनों के दौरान वह यांग ये के प्रदर्शन से बेहद संतुष्ट था। यह सिर्फ यांग ये की प्राकृतिक प्रतिभा की वजह से नहीं था, बल्कि उसने यांग ये के रवैये पर और भी ज्यादा जोर दिया। हाँ, चाहे वह ताबीज हो या साधना, यांग ये का रवैया बेहद गंभीर था और उसने बहुत मेहनत की। इससे लिन शान वाकई बहुत खुश हुआ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर वह कड़ी मेहनत नहीं करता तो वह अंत में औसत दर्जे का बन जाता है। दक्षिणी क्षेत्र के इतिहास में तालिस्मानों के दांव में कोई भी प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर केवल प्राकृतिक प्रतिभा पर भरोसा करके सफल नहीं हुआ था और वे अपनी कड़ी मेहनत पर और भी अधिक निर्भर थे। कड़ी मेहनत प्रतिभा की कमी को पूरा करती है, ये शब्द बिल्कुल उचित थे। अपने विचारों को नियंत्रित करने के बाद लिन शान ने यांग यी को देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, चाहे यह तावीज़ दाव या मार्शल दाव के संदर्भ में हो, आपकी प्राकृतिक प्रतिभा बहुत अच्छी है और यह और भी दुर्लभ है कि आप विनम्र बने रहने में सक्षम हैं और आप जो कुछ भी करते हैं उसमें कड़ी मेहनत करते हैं जैसा कि आपने अतीत में किया है। जब उसने यहाँ तक कहा तो लिन शान ने एक पल के लिए रुककर कहा, अपनी माँ के बारे में ज्यादा अधीर मत बनो। मैंने पहले ही इसके बारे में पूछताछ कर ली है। फ्लावर पैलेस ने उसे केवल पैशनलेस क्लिफ के निचले हिस्से में सीमित कर दिया है और अभी उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। इसलिए अनावश्यक बलिदान मत करो, समझे?
जब उसने सुना कि उसकी मां को पैशनलेस क्लिफ के निचले हिस्से में कैद कर लिया गया है, तो यांग ये की आंखों में उत्साह तुरंत गायब हो गया और वह अपनी मुट्ठियां कसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। बहुत देर बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, चिंता मत करो मास्टर। अगर मेरे पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो मैं फ्लावर पैलेस में जाकर अपनी जान नहीं दूंगा। लिनशान ने यांग ये की आंखों में क्रोध की ज्वालाएं देखी तो आह भरी। उसने कहा, ऐसा नहीं है कि मास्टर आपकी मदद करने से इनकार करते हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस मामले में असहाय हूं। अगर आपकी मां ने महल के किसी अन्य नियम का उल्लंघन किया होता तो मैं शायद उन्हें अपवाद बनाने के लिए कह सकता। हालांकि आपकी मां ने उस नियम का उल्लंघन किया था जिसे फूल महल के संस्थापक पूर्वज ने इतने सालों पहले निर्धारित किया था, और यह नियम फूल महल की नींव है। इसलिए अगर वह इसका उल्लंघन करती है तो महल के मास्टर को भी कड़ी सजा भुगतनी होगी। इसलिए मेरी तो बात ही छोड़िए, अगर तावीज मास्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष आपकी मां की ओर से दलील देने भी गए तो भी यह बेकार होगा। यांग ये ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मुट्ठियां कस लीं, और इससे उसके नाखून उसकी हथेली में चुभ गए। वह अपने दिल में वाकई अनिच्छुक था। क्या यह हो सकता है कि मुझे वाकई अपनी मां को कुछ सालों या यहाँ तक कि कुछ दसियों सालों के लिए वहां कैद रहने देना पड़े? क्या मां तब तक टिक पाएगी जब तक मैं उसे बचा नहीं लेता? क्या वह टिक पाएगी? लिनशान यांग ये को इस तरह दर्द में देखकर थोड़ा असमर्थ था और उसने तुरंत कहा, आपकी मां को बचाने के लिए 2 शर्तें आवश्यक हैं। यांग ये की आंखें अचानक खुल गईं और फिर वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, कृपया मुझे ये सिखाएं गुरुजी। लिनशान ने यांग ये को सहारा दिया और कहा, यदि आप अपनी मां को बचाना चाहते हैं तो आपको फूल महल के संस्थापक पूर्वज द्वारा निर्धारित नियम को बदलना होगा। इस नियम को बदलने के लिए आपको पूर्ण शक्ति की आवश्यकता है। हाँ, पूर्ण शक्ति। जब तक आपके पास पूर्ण शक्ति है तब फूल महल के नियमों को बदलने की बात तो दूर की बात है। अगर आप फूल महल को नष्ट करना चाहते हैं तब भी यह कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन पूर्ण शक्ति होना कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। पिछले 10,000 वर्षों में दक्षिणी क्षेत्र में केवल कुछ ही लोग ऐसा कर पाए हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरा, लिनशान ने धीरे से कहा, दूसरा है आरोही टोकन प्राप्त करना। आपने शायद आरोही रैंकिंग के बारे में सुना होगा। आरोही रैंकिंग ग्रैंड किन साम्राज्य और 6 महान शक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा होने के अलावा इस प्रतियोगिता का एक और कारण भी है, और वह है प्रतिभाओं को बढ़ावा देना। 6 महान शक्तियां और ग्रैंड किन साम्राज्य प्रतिभाओं को बढ़ावा क्यों देना चाहते हैं, यह आपको भविष्य में स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। दक्षिणी क्षेत्र के सभी प्रतिभाओं को आरोही रैंकिंग में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रत्येक संप्रदाय बहुत सारे बेहद आकर्षक पुरस्कार प्रदान करेगा, और आरोही टोकन ऐसा ही एक पुरस्कार है। आरोही टोकन का धारक दक्षिणी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियों से धारक के लिए कुछ करने के लिए कह सकता है। बेशक यह बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। यदि मेरे पास स्वर्गारोहण टोकन है तो मैं फूल महल से मेरी मां को जाने देने के लिए कह सकता हूं। यांग ये ने थोड़ी उत्तेजना के साथ कहा। लिनशान ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। लेकिन आप उनसे अपनी मां की सजा को हल्का करने और अपने लिए समय खरीदने के लिए कह सकते हैं। आखिरकार एक स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ भी पैशनलेस क्लिफ के तल पर लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। काफी देर के बाद यांग ये ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आरोही टोकन कैसे प्राप्त करूं? लिनशान ने यांग ये को देखा और धीमी आवाज में कहा, आरोहण रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करें। पहला। यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं और वह बुदबुदाया। लिनशान ने धीमी आवाज में कहा, बच्चे, ऐसा मत सोचो कि यह आसान है, क्योंकि यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर तुमने तलवार की मंशा को नहीं समझा होता तो भले ही तुम्हारे पास असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा हो और तुम्हारे पास स्वर्ण तत्व गहन ऊर्जा हो, फिर भी तुम्हारे लिए आरोही रैंकिंग के शीर्ष 50 में चढ़ना बेहद मुश्किल होता। अब जब तुमने तलवार की मंशा को समझ लिया है तो शीर्ष 30 में चढ़ना शायद तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं है। हालांकि मैं तुम्हारी आत्माओं को कम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी मौजूदा ताकत के साथ पहला स्थान प्राप्त करना असंभव है। आखिरकार आरोही रैंकिंग के शीर्ष 100 में शामिल सभी प्रतिभाशाली लोग युद्ध करने के लिए अपनी साधना को पार करने में सक्षम हैं। यांग ये ने हल्के से सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि आरोही रैंकिंग पर चढ़ना कितना मुश्किल था। किसी और बात का जिक्र किए बिना सिर्फ उस दिन सू किंगशी ने जिस ओरिजिन स्कूल के युआन ये का जिक्र किया था, वह एक बेहद भयानक अस्तित्व था जो पहले स्वर्ग क्षेत्र में रहते हुए किंग रियल्म विशेषज्ञ के खिलाफ जाने में सक्षम था। इसके अलावा युआन ये को ओरिजिन स्कूल की आउटर कोर्ट रैंकिंग में सिर्फ 14वें स्थान पर रखा गया था। चूंकि 14वां पहले से ही इतना दुर्जय था, तो उसके ऊपर रैंक किए गए दूसरे किस तरह के भयानक अस्तित्व थे। इसके अलावा ग्रैंड किन साम्राज्य और 2 महलों जैसे अन्य 3 कोलोसी के प्रतिभाशाली लोगों के बारे में क्या? उनके पास कितने राक्षसी प्रतिभाशाली लोग थे? दक्षिणी क्षेत्र में कुछ अरब लोग रहते थे, तो कितने राक्षसी प्रतिभाशाली लोग होंगे?
यांग ये बेहद आश्वस्त था, फिर भी वह अभिमानी नहीं था, और वह कभी नहीं सोचेगा कि वह अजेय था क्योंकि वह एक क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर सकता था और एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ को तुरंत नष्ट कर सकता था। एक सच्चा प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ जो साधना में आगे बढ़ने के लिए किसी बाहरी ताकत पर निर्भर नहीं था, वह बहुत ही भयानक था, ठीक वैसे ही जैसे तलवार सेवक शिवालय में प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। यांग ये की ताकत में बहुत सुधार हुआ था, लेकिन यांग ये प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में तलवार सेवकों को तुरंत नष्ट करने में असमर्थ था, जैसा कि उसने लियू किंगयू के साथ किया था। इसके अलावा वह यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाया कि दक्षिणी क्षेत्र में कोई प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था जो उस तलवार सेवक से अधिक दुर्जेय था। आखिरकार दक्षिणी क्षेत्र बहुत बड़ा था और वहां बहुत सारे राक्षसी प्रतिभाशाली लोग थे। प्रथम स्वर्गीय क्षेत्र तलवार सेवक और तलवार सेवक पैगोडा के भीतर से राजा रैंक डाकबीस्ट को अपने बेंचमार्क के रूप में रखते हुए यांगी अपनी असली ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से अवगत था। लेकिन फिर क्या हुआ? मेरे लिए अपनी मौजूदा ताकत के साथ पहला स्थान हासिल करना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या मेरे पास अभी भी आधे साल का समय नहीं है? यह आधे साल का समय मेरे लिए स्थिति को बदलने का अवसर है। जब उसने यहाँ तक सोचा, तो यांग ये ने लिनशान को देखा और कहा, मास्टर, मैं ग्रैंड मायरीड पर्वतों में खुद को संयमित करना चाहता हूँ। अगर वह अपनी ताकत को और भी तेजी से बढ़ाना चाहता था, तो घर के अंदर मेहनत से साधना करना उसके लिए ठीक नहीं था। उसे और भी ज्यादा वास्तविक युद्ध और भी ज्यादा जीवन मरण की लड़ाइयों से गुजरना पड़ता। क्या आपको यकीन है? यांग ये ने सिर हिलाया। चाहे वह सु किंगशी के लिए हो या उसकी मां के लिए, उसे आरोही रैंकिंग में भाग लेना ही था। लेकिन अब उसे जिस पद की आवश्यकता थी, वह पहले की तुलना में अनगिनत गुना अधिक कठिन था। लिनशान ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने अपना बायां हाथ घुमाया, जिससे उसकी हथेली पर दस्तावीज दिखाई दिए। उसने कहा, 3 निम्न श्रेणी के उच्च श्रेणी के लाइटनिंग स्ट्राइक तावीज हैं। अगर आपका सामना किसी ऐसे विशेषज्ञ से होता है जिसे आप हरा नहीं सकते, तो उस व्यक्ति पर ये 3 लाइटनिंग स्ट्राइक तावीज फेंक दें। ये 3 उच्च श्रेणी के लाइटनिंग स्ट्राइक तावीज अभी भी स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञों के लिए बहुत खतरनाक हैं। यांग ये का दिल गर्म हो गया। उसने उन्हें मना नहीं किया और लिनशान को प्रणाम करने से पहले तकनीक के ताबीज प्राप्त किए, और फिर वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। यांग ये को जाते हुए देखकर लिनशान ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और बिजली की तरह सिर हिलाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा बच्चा है। उसमें अच्छी प्राकृतिक प्रतिभा है और उसका चरित्र और स्वभाव असाधारण है। उस छोटी लड़की, बाओ एर ने आखिरकार मेरे लिए कुछ अच्छा किया। अध्याय 95 नश्वर हत्यारा उन्नति। अगले दिन यांग ये और लिटिल याओ हाथ पकड़कर तालिस्मन पीक के एक बगीचे में धीरे धीरे टहल रहे थे, और दोनों भाई बहन ऐसे ही धीरे धीरे चल रहे थे। यह एक बेहद गर्मजोशी भरा दृश्य था। बहुत देर बाद छोटी याओ ने चलना बंद कर दिया। उसने यांग ये को देखा और थोड़ा अनिच्छुक लग रही थी। उसने कहा, बड़े भाई, क्या आप वास्तव में उस ग्रैंड मायरीड पर्वत की ओर जा रहे हैं? अब उसके पास सिर्फ उसका बड़ा भाई था और वह वास्तव में अपने बड़े भाई से अलग नहीं होना चाहती थी। हालांकि वह जानती थी कि उसका बड़ा भाई कड़ी मेहनत करना चाहता था और अपने मामलों को सुलझाने के लिए मजबूत बनना चाहता था, लेकिन फिर भी वह अनिच्छा महसूस करने से बच नहीं सकी। यांग ये ने लिटिल याओ के सिर को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बिग ब्रदर पहले से ही नश्वर क्षेत्र में 9वें रैंक के शिखर पर है, और मुझे पहले स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए केवल एक महत्वपूर्ण कारक की कमी है। मेरी ताकत में सुधार करने के लिए बिग ब्रदर को ग्रैंड मायरीड पर्वत की यात्रा करनी चाहिए। आपको तालिस्मन नाशपाती पर मास्टर की बात सुननी चाहिए और बिग सिस्टर बाओ एर की तरह हर जगह परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है? वह अभी भी लिटिल याओ के बारे में थोड़ा चिंतित था। वह लिटिल याओ की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं था, बल्कि वह इस बात से चिंतित था कि छोटी शैतान बाओ एर लिटिल याओ को गुमराह करेगी। फफ्ट, छोटी याओ ने हंसते हुए कहा, और फिर उसने यांग ये को देखा और कहा, बड़े भाई, अगर बड़ी बहन बाओ एर को पता चल जाता कि आपने उसके बारे में क्या कहा है, तो वह निश्चित रूप से आपको नहीं छोड़ेगी। छोटी याओ भी बाओ एर से बहुत प्यार करती थी। यांग ये मुस्कुराया और फिर उसने कहा, याद रखना कि तुम्हें साधना में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए और बड़ी बहन बाओ एर से साधना और खेलकूद करना भी सीखना चाहिए। अगर बड़े भाई को पता चलता है कि बड़े भाई के लौटने पर तुम दुबली हो गई हो, तो बड़े भाई तुम्हें माफ नहीं करेंगे। छोटी याओ ने सिर हिलाया, फिर भी उसने अपने दिल में फैसला किया था कि वह अपनी साधना में और भी अधिक मेहनत करेगी, क्योंकि वह अपने बड़े भाई की मदद तभी कर पाएगी जब वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। 2 घंटे तक लिटिल याओ के साथ खेलने के बाद यांग ये ने लिटिल याओ की अनिच्छुक निगाहों के नीचे तालिस्मन पीक छोड़ दिया। यांग ये ने कुछ भी तैयार नहीं किया था और उसे कुछ भी तैयार करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसके पास कई तावीज थे जो उसने खुद बनाए थे। कुछ ऐसे थे जो उसकी गति को बढ़ाते थे, कुछ ऐसे थे जो ठीक करते थे। किसी भी मामले में उसने हर एक बुनियादी तावीज का थोड़ा थोड़ा हिस्सा तैयार किया था। यांग ये के तलवार संप्रदाय को छोड़ने और सर्प वन में प्रवेश करने के 2 घंटे बाद लगभग 16 वर्ष की आयु का एक युवक ग्रीन माउंटेन सिटी के भीतर एक सराय में आया।
यह युवक एक कमरे में पहुंचा। इस कमरे में एक खूबसूरत महिला थी। यह खूबसूरत महिला कोई और नहीं बल्कि फैंग यी थी, जो यांग यी को मांगने के लिए तलवार संप्रदाय में आई थी। फैंग यी ने कमरे में प्रवेश करने वाले युवक को देखा और कहा, क्या उससे संबंधित कोई खबर है? युवक ने फैंग यी को प्रणाम किया और कहा, वरिष्ठ, यांग यी पहले ही तालिस्मन पीक छोड़ चुका है और जिस दिशा में वह गया है, उसके आधार पर वह संभवतः ग्रैंड मायरीड पर्वत की ओर जा रहा है। जब उसने यह सुना, तो बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठी फैंग यी खड़ी हो गई, और फिर उसकी भौहें ऊपर उठ गईं, जबकि उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसने कहा, 2 महीने बाद तुम आखिरकार वहां से बाहर आ ही गई। जब उन्हें पता चला कि यांग ये उस दिन लिनशान का शिष्य था, तो उनके पास यांग ये को पकड़ने और उसे वापस ले जाने की अपनी योजना को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चाहे वह लिनशान की पहचान हो या लिनशान की अपनी ताकत, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे अपमानित कर सकें। इसलिए अगर वे यांग ये को पकड़ने के अपने मिशन को जारी रखना चाहते थे, तो उन्हें महल में वापस लौटना होगा और महल के मास्टर से निर्देश मांगना होगा। बाकी 3 खूबसूरत महिलाएं फ्लावर पैलेस में लौट आई थीं, लेकिन फैंग यी नहीं लौटी थी। उस दिन महल में लौटने पर यांग ये को पकड़ने की अनुमति मांगने की पहल करने का कारण यह नहीं था कि वह यांग ये की मां और यांग ये से नफरत करती थी, बल्कि यह इसलिए था क्योंकि वह इस रहस्य में बेहद दिलचस्पी रखती थी कि यांग ये डाकबीस्ट को कैसे नियंत्रित करता है। अगर वह यह तकनीक हासिल कर लेती, तो फ्लावर पैलेस में उसका दर्जा तुरंत कुछ स्तरों तक बढ़ जाता, और यह इस हद तक भी था कि उसके लिए एक एल्डर के रूप में नियुक्त होना असंभव नहीं था जिसके पास वास्तविक अधिकार था। इसलिए उसने बहाना बनाया और रुक गई। उसके बाद उसने तलवार संप्रदाय के एक शिष्य को रिश्वत दी ताकि वह यांग ये के ठिकाने पर ध्यान दे सके। स्वर्ग उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो प्रतीक्षा करते हैं, और 2 महीने के समय के इंतजार के बाद यांग ये ने आखिरकार तालिस्मन पीक छोड़ दिया। वरिष्ठ, आपने मुझसे जो वादा किया था। इस बीच युवक ने चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरी और अपना इनाम मांगा। फैंग यी ने युवक की ओर देखा और फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। युवक के सामने एक छोटी थैली दिखाई दी और फिर उसने कहा, तुम जा सकते हो। युवक ने थैली खोली और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी की अभिव्यक्ति उभरी जब उसने देखा कि थैली में 50 ऊर्जा पत्थर थे। उसके बाद वह पीछे मुड़कर नहीं देखा और बाहर की ओर चल पड़ा। मैं सिर्फ एक व्यक्ति के ठिकाने पर ध्यान देने के लिए ऐसा इनाम पाने में सक्षम था। यह लेन देन वास्तव में इसके लायक था। रुको। इस समय फैंग यी ने उस युवक को रोका जो दरवाजे से पहले आया था, और उसने पूछा, क्या तलवार संप्रदाय में किसी को पता है कि तुम कहाँ गए हो? युवक ने जल्दी से कहा, नहीं, कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ गया हूँ। मैंने आज तलवार संप्रदाय से एक दिन की छुट्टी ली है, और मैंने कहा कि मुझे घर पर कुछ काम निपटाने हैं। इसलिए मेरे सभी दोस्त सोचते हैं कि मैं घर चला गया हूँ। फैंग यी ने हल्के से सिर हिलाया। अगले ही पल गहन ऊर्जा से बनी एक पंखुड़ी अचानक युवक की गर्दन में घुस गई। युवक ने अपनी गर्दन को कसकर ढक लिया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह कुछ भी कहने में असमर्थ था, इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पड़े। फैंग यी ने युवक की अनदेखी की और फिर वह कमरे से बाहर चली गई। जहां तक युवक की लाश का सवाल है, तो स्वाभाविक रूप से कोई होगा जो बाद में उसे साफ करने आएगा, क्योंकि यह सराय फ्लावर पैलेस की थी। सराय से निकलने के बाद फैंग यी ग्रीन माउंटेन सिटी की दक्षिणी दीवार पर एक पत्थर के घर में पहुंची। पत्थर के घर में कोई दरवाजा नहीं था और सिर्फ एक सिर के आकार की खिड़की थी। फैंग यी खिड़की के पास गई और फिर एक चांदी का कार्ड निकाला और उसे खिड़की से बाहर निकाल दिया। लगभग आधे घंटे के बाद खिड़की से एक कोरा कागज और एक ब्रश उड़कर बाहर आया। फैंग यी ने ब्रश उठाया और कागज पर लिखा, नाम यांग ये, पहचान तावीज मास्टर लिनशान के शिष्य, साधना नश्वर क्षेत्र का 9वां रैंक, जिंदा चाहिए, मरा नहीं, मैं एक नश्वर हत्यारे का अनुरोध करता हूँ। यह सब लिखने के बाद उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और कागज खिड़की में उड़ गया। काफी देर बाद अंदर से एक आवाज आई। उसने कहा, तावीज मास्टर की पहचान के लिए 10 गुना पारिश्रमिक की आवश्यकता है। लिनशान के शिष्य होने की पहचान के लिए 10 गुना पारिश्रमिक की आवश्यकता है। तो यह कुल 200,000 सोने के सिक्के हैं। फैंग यी ने जब यह सुना तो वह भौचक्की रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह संगठन वास्तव में 200,000 सोने के सिक्के मांगेगा। आखिरकार 200,000 सोने के सिक्के उसके लिए भी कोई छोटी रकम नहीं थी। आपके संगठन ने अपनी कीमतें स्पष्ट रूप से बताई हैं। नश्वर क्षेत्र से नीचे के लोगों के लिए यह 10,000 सोने के सिक्के हैं, तो अब यह 200,000 सोने के सिक्के क्यों हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप तावीज मास्टर एसोसिएशन से डरते हैं? फैंग यी ने धीमी आवाज में कहा, उसकी पहचान इतनी कीमत के लायक है। क्या आप एक हत्यारे को काम पर रखेंगे या नहीं? आवाज ने कहा। फैंग यी थोड़ा हिचकिचा रही थी। 200,000 सोने के सिक्के वास्तव में उसके लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। हालांकि उसने खुद यांग ये से निपटने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की।
क्योंकि अगर लिन शान को पता चल गया कि उसने यांग ये से निपटा है जो नश्वर क्षेत्र में था जबकि वह खुद आत्मा क्षेत्र में थी, तो लिन शान के सुरक्षात्मक चरित्र के साथ फूल महल भी उसे मौत से नहीं बचा पाएगा। अगर यांग ये ग्रैंड मायरीड पर्वत पर न जाकर कहीं और जाती, तो वह खुद उसके खिलाफ कदम उठाती। हालांकि यांग ये ग्रैंड मायरीड पर्वत पर चली गई थी, इसलिए वह उसके खिलाफ कदम नहीं उठा सकती थी। क्योंकि जब तक वह ग्रैंड मायरीड पर्वत में प्रवेश करती, वह तुरंत तलवार संप्रदाय की निगरानी में आ जाती। यहां तक कि उसे भी समझ में नहीं आया कि तलवार संप्रदाय अब इतनी उच्च सुरक्षा की स्थिति में क्यों था। संक्षेप में, उसने जोखिम उठाने और यांग ये से निपटने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि लिन शान और लिन शान की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसका उसके जैसे छोटे फूल रक्षक विरोध कर सकें। यही कारण था कि उसने पहले बाहरी दरबार के उस शिष्य को मार डाला था, और यही कारण था कि वह यांग ये को जिंदा पकड़ने के लिए इस संगठन को काम पर रखने आई थी। बहुत देर बाद फैंगी ने गहरी सांस ली और फिर उसने अपनी कलाई हिलाई। एक सुनहरा कार्ड काली खिड़की से उड़कर आया और उसने ठंडे स्वर में कहा, उसे अपन कर दो। जब तक उसकी सांस चल रही है तब तक सब ठीक है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह पलटकर चली गई। डॉट 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 डॉट। इस समय यांग ये सांप के जंगल में था और भूरे भेड़िए को देखते हुए उसका चेहरा सदमे और अविश्वास से ढका हुआ था। जंगल में प्रवेश करने के बाद यांग ये ने ग्रे को बुलाया था और ग्रे को रास्ता दिखाने के लिए कहने के लिए तैयार था। हालांकि जब उसने ग्रे को देखा तो वह अपना संयम बनाए रखने में असमर्थ था। क्योंकि ग्रे अब 9वीं रैंक का डाकबीस्ट नहीं था और वह किंग रैंक का डाकबीस्ट था। हाँ, यह एक किंग रैंक डाकबीस्ट था। यांग ये गलत नहीं था क्योंकि ग्रे वास्तव में अब किंग रैंक डाकबीस्ट था। यांग ये ने ग्रे की ओर इशारा किया और फिर उसने छोटे साथी को देखा और कहा, छोटे साथी, यह कैसे आगे बढ़ा। वह भूरे भेड़िए से बातचीत करने में पूरी तरह असमर्थ था, इसलिए वह केवल हिंसक मिंग से ही पूछ सका। हिंसक मिंग ने पलकें झपकाईं और फिर उसने भूरे भेड़िए की ओर इशारा किया, इससे पहले कि वह यांग यी के पेट की ओर इशारा करता। आप कह रहे हैं कि यह मेरे शरीर में मौजूद उस छोटे से भंवर के कारण है। हिंसक मिंग ने सिर हिलाया। तो फिर तुम आगे क्यों नहीं बढ़े। बैंगनी मिंग ने पलकें झपकाईं और फिर उसने कुछ इशारे करने से पहले एक असहाय भाव प्रकट किया। आप कह रहे हैं कि आपके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। बैंगनी मिंग ने जल्दी से सिर हिलाया। यांग ये ने अपने पेट की ओर इशारा किया और फिर पूछा, क्या तुम सब वहां अंदर रहते हुए आगे बढ़ोगे। बैंगनी मिंग ने सिर हिलाया। जब उसने यह देखा तो यांग ये ने गहरी सांस ली क्योंकि यह वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था। उसका भंवर डेंटियन वास्तव में डाकबीस्ट्स को उनकी साधना में आगे बढ़ने की अनुमति देने में सक्षम था। वास्तव में मेरा यह डेंटियन किस तरह का अस्तित्व है, यह सर्वविदित है कि डाकबीस्ट के लिए आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था। जब तक कि वे स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा जड़ी बूटी का सामना करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली न हो, अन्यथा वे केवल समय के माध्यम से अपनी खेती जमा कर सकते थे। आमतौर पर डाकबीस्ट अपनी उन्नति को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रैंड मायरीड पर्वत में आत्मा जड़ी बूटियों की खोज करेंगे क्योंकि समय के माध्यम से संचय वास्तव में बहुत अविश्वसनीय था। फिर भी अब उसका वोटेक्स डेंटियन वास्तव में डाकबीस्ट्स को आगे बढ़ने की अनुमति देने में सक्षम था। इसके अलावा ग्रे इतने कम समय में आगे बढ़ गया था। हे भगवान, ग्रे केवल कुछ महीनों के लिए मेरे साथ रहा है। यांग ये को अपने भीतर के छोटे भंवर के प्रति अधिक से अधिक आश्चर्य और जिज्ञासा महसूस हुई। अध्याय 96 डाकबीस्ट आर्मी। भले ही ग्रे एक राजा रैंक डाकबीस्ट बन गया था, लेकिन वायलेट मिंग के प्रति उसका रवैया हमेशा की तरह बेहद सम्मानजनक था और इससे यांग ये और वायलेट मिंग बेहद संतुष्ट थे। इसलिए यांग ये अभी भी ग्रे को घोड़े की तरह सवार करता था। सांप के जंगल में ग्रे हवा की तरह दौड़ा। जहां भी वह गुजरा, सभी डाकबीस्ट पीछे हट गए और उससे दूरी बनाए रखी, जिससे यांग ये को बेहद दबंग दिखाई दिया। इस समय यांग ये को वाकई बहुत संतुष्टि महसूस हुई। यह एक किंग रैंक डाकबीस्ट था। वह एक किंग रैंक डाकबीस्ट पर घोड़े की तरह सवार था। दक्षिणी क्षेत्र में कितने लोग ऐसा करने में सक्षम थे। जब उसने यहां तक सोचा तो यांग ये हंसने से खुद को रोक नहीं सका और फिर उसने ग्रे को थपथपाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अचानक यांग ये के मन में एक विचार आया, मैं कुछ और डाकबीस्ट क्यों नहीं खरीदता। जब उसने यहां तक सोचा तो यांग ये अपना संयम बनाए रखने में असमर्थ था। अगर यह कोई और होता तो यह विचार निस्संदेह एक जंगली कल्पना थी, लेकिन यांग ये के लिए इस तरह के विचार को साकार करना पूरी तरह से संभव था। उन्हें रोकने के लिए छोटे साथी के साथ वे डाकबीस्ट निश्चित रूप से आत्मसमर्पण कर देंगे और रहस्यमय छोटे भंवर के साथ वे डाकबीस्ट निश्चित रूप से ग्रे की तरह ही रहने के लिए तैयार होंगे। क्या ग्रे शुरू में अनिच्छुक नहीं था, फिर भी जब उसने देखा कि वह छोटा सा भंवर कितना चमत्कारी था, तो वह अत्यंत इच्छुक हो गया। एक पल में ही यांग ये ने निर्णय ले लिया। उसने एक डाकबीस्ट सेना खड़ी करने का निर्णय लिया। हालांकि यांग ये उन 9वीं रैंक के डाकबीस्ट को नहीं हरा सकता था, क्योंकि भले ही उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन वे किंग रैंक के डाकबीस्ट से तुलना नहीं कर सकते थे।
अपने वोटेक्स डेंटियन के भीतर की जगह के साथ 5 या 6 किंग रैंक के डाकबीस्ट को रखना पूरी तरह से संभव था। जब उसने उस दृश्य के बारे में सोचा जहां उसके हाथ की एक लहर से राजा रैंक डाकबीस्ट का ढेर प्रकट हो गया, तो यांग ये उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। जहां तक स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट की बात है, जो किंग रैंक डाकबीस्ट से एक क्षेत्र ऊपर थे, यांग ये उन्हें वश में करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। क्योंकि अगर वह अपनी मौजूदा ताकत के साथ स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट की तलाश में गया, और अगर छोटे साथी द्वारा उत्पन्न दबाव काम नहीं करता, तो वह वास्तव में मौत को आमंत्रित कर रहा होगा। यांग ये ने बैंगनी मिंग को डाकबीस्ट की सेना को वश में करने की अपनी योजना के बारे में बताया, और हिंसक मिंग ने तुरंत स्वीकृति में अपने पंजे उठाए। बेशक उसे उन डाकबीस्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और उसे लगा कि यह मजेदार है। यही उसकी सहमति का एकमात्र कारण था। जब उसने बैंगनी मिंग को स्वीकृति देते देखा, तो यांग ये को तुरंत थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने तुरंत ग्रे को नेदर वुल्फ गॉज की ओर भागने का आदेश दिया, क्योंकि उसका पहला उद्देश्य नेदर वुल्फ किंग में नेदर वुल्फ किंग को मारना था। ग्रे के नेतृत्व में यांग ये जल्दी से नेदर वुल्फ गॉज के भीतर नेदर वुल्फ किंग के क्षेत्र में पहुंच गया। अपने साथ छोटे साथी के होने के कारण यांग ये इस जगह में नहीं घुसा, बल्कि सीधे नेदर वुल्फ किंग की गुफा में जाकर उसे चुनौती दी। जब नेदर वुल्फ किंग कुछ हजार नेदर वुल्फ के साथ अपनी गुफा से बाहर आया, तो यांग ये की पलकें झपकने लगीं। अगर ये सारे नेदर वुल्फ अब उस पर हमला कर दें, तो आज वह सचमुच मर चुका होगा। अभी उसे बस यही उम्मीद थी कि उस छोटे से साथी के वंश का दबाव कारगर होगा। मियाओ। जब उसने भेड़ियों के झुंड को बाहर निकलते देखा, तो बैंगनी मिंग ने एक चीख मारी और वह आकाश में टिमटिमाने लगा, और फिर उसके शरीर पर एक बैंगनी चमक दिखाई दी, जिससे एक अदृश्य दबाव ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और वह नीचे भेड़ियों के झुंड की ओर बढ़ गया। जब वे इस दबाव के संपर्क में आए, तो नीचे भेड़ियों का झुंड तुरंत हिलना बंद कर दिया। उसके बाद चांदी के रंग के नेदर वुल्फ किंग के अलावा बाकी सभी नेदर वुल्फ जमीन पर लेट गए और उनकी आंखों से अत्यधिक भय प्रकट हुआ। भले ही नेदर वुल्फ किंग जमीन पर नहीं लेटा था, लेकिन वह अच्छी हालत में भी नहीं था, और उसका पूरा शरीर हल्के से कांप रहा था, जबकि उसकी आंखें भय और सम्मान से भरी हुई थीं। हालांकि एक राजा के पास एक राजा की गरिमा थी, इसलिए वह अपने झुंड के सामने नहीं लेटेगा, भले ही इसका मतलब मौत हो, क्योंकि लेटकर दंडवत करना समर्पण का प्रतीक है। जब छोटे लड़के ने देखा कि चांदी का भेड़िया वास्तव में खड़ा है, तो वह क्रोधित हो गया, और जब वह चांदी के भेड़िए राजा पर और भी अधिक दबाव डालने के लिए तैयार था, यांग ये ने उसे रोक दिया और कहा, छोटे लड़के, इसे मुझसे लड़ने के लिए कहो। अगर मैं जीतता हूं, तो इसे मेरे साथ चलने के लिए कहो, और अगर मैं हार जाता हूं, तो हम यहां से चले जाएंगे। यांग ये को अभी भी वह उद्देश्य याद है जो इस बार ग्रैंड मायरीड पर्वतों पर आने पर उसका था। वह अपनी ताकत बढ़ाने आया है। जहां तक किंग रैंक डाकबीस्ट्स को वश में करने की बात है, तो वह केवल कुछ ऐसा था जो वह करना चाहता था, क्योंकि केवल उसकी अपनी ताकत ही विश्वसनीय थी। बैंगनी मिंग ने सिर हिलाया, और फिर उसने नेदर वुल्फ किंग से बातचीत की। कुछ ही समय में नेदर वुल्फ किंग ने क्रोधित भाव प्रकट किया, क्योंकि बैंगनी मिंग ने वास्तव में अपने जैसे किंग रैंक डाकबीस्ट को एक इंसान के सामने झुकने के लिए कहा था। उसे लगा कि यह उसके लिए अपमान की बात है, इसलिए उसने तुरंत यांग ये पर भयंकर नजर डाली, और फिर अपनी तीव्र नाराजगी दिखाने के लिए यांग ये पर उग्र रूप से दहाड़ लगाई। छोटा सा साथी तुरंत ही क्रोधित हो गया जब उसने देखा कि नेदर वुल्फ किंग ने वास्तव में क्रोधित होने की हिम्मत की है, और फिर एक अदृश्य दबाव की किरण नेदर वुल्फ किंग की ओर एक बार फिर से दबाव डाला। उसी समय बगल में खड़ा ग्रे भी थोड़ा क्रोधित हो गया। उसने अपना सिर उठाया और चिल्लाया, और फिर उसने एक क्रूर नजर दिखाई और नेदर वुल्फ किंग को घूरने लगा। अगर यह अतीत में होता, तो ग्रे निश्चित रूप से इतनी अशिष्टता से काम करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि यह अब वैसा नहीं था, यह पहले से ही एक राजा रैंक डाकबीस्ट था, इसलिए इसकी ताकत और भेड़िया राजा की ताकत के बीच का अंतर अब वास्तव में बड़ा नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भेड़िया राजा ने पहले ही छोटे साथी को नाराज कर दिया था, और ग्रे के दिल में यांग ये को नाराज करना काफी ठीक था, लेकिन छोटे साथी को नाराज करना मौत की सजा की तरह था। नेदर वुल्फ किंग के अंक थोड़े मुड़े हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि वह किसी तरह के अत्यधिक दर्द को झेल रहा है। जब उसने ग्रे की चीख सुनी, तो उसने ग्रे की ओर देखा और तुरंत उसकी आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ, क्योंकि एक और भेड़िया राजा वास्तव में उसके झुंड में आ गया था, और इस नए भेड़िया राजा ने वास्तव में एक इंसान को अपनी सवारी करने की अनुमति दी थी। कुछ ही देर में नेदर वुल्फ किंग को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि इससे पहले का यह भेड़िया राजा नेदर वुल्फ्स का अपमान था। अगर यह किसी सामान्य समय पर होता, तो यह निश्चित रूप से आगे बढ़ता और इस आदमी और भेड़िए दोनों को टुकड़े टुकड़े कर देता। हालांकि अब उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह बैंगनी रंग का छोटा सा साथी मौजूद था। जबकि नेदर वुल्फ किंग हैरान था, बैंगनी मिंग इसके बजाय क्रोधित था, क्योंकि इस नीच प्राणी ने वास्तव में खड़े रहने की हिम्मत की थी, और बैंगनी मिंग तुरंत अपने छोटे पंजे को लहराने और दबाव बढ़ाने के लिए तैयार था।
ठीक इसी समय यांग ये ग्रे पर सवार होकर नेदर वुल्फ किंग के पास गया और फिर उसने उस छोटे साथी की ओर इशारा किया जो बेहद गुस्से में था। छोटे साथी ने नेदर वुल्फ किंग की ओर गुस्से से देखा और फिर वह यांग ये के कंधे पर झपटा। उसके बाद उसने अपने छोटे पंजे को नेदर वुल्फ किंग की ओर इशारा किया और फिर अपने पंजे को कुछ बार हिलाया जैसे कि वह यांग ये से कह रहा हो कि उसे सबक सिखाए। यांग ये मुस्कुराया और फिर उसने इस सिल्वर नेदर वुल्फ किंग को देखा जो ग्रे से थोड़ा बड़ा था। उसने कहा, तुम एक किंग ग्रैंड डार्कबीस्ट हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। मैं वही दोहराऊंगा जो उस छोटे से आदमी ने तुम्हें अभी बताया था। मुझसे लड़ो और अगर तुम हार गए तो मेरे सामने झुक जाओ, और अगर मैं हार गया तो हम तुरंत नेदर वुल्फ गॉज छोड़ देंगे। तुम क्या सोचते हो? यांग ये जानता था कि अगर वह चाहता है कि किंग ग्रैंड डार्कबीस्ट उसके सामने झुक जाए तो उसके पास ऐसी ताकत होनी चाहिए जिससे वह डरता हो। अन्यथा भले ही वह छोटे साथी द्वारा उत्पन्न दबाव के तहत झुक जाए, यह सच्चा समर्पण नहीं था और अंत में वह पूरी तरह से वफादार नहीं होगा। अगर वह भेड़िया राजा को उसे गंभीरता से लेने में सक्षम था तो छोटे साथी की मदद से यह ठीक वैसा ही होगा जैसे उसने इतने समय पहले ग्रे को अपने अधीन किया था। ऐसी परिस्थितियों में झुकने वाला किंग ग्रैंड डार्कबीस्ट अधिक विश्वसनीय था। इसके अलावा वह अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। तो इस तरह से यह एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने जैसा कहा जा सकता है। नेदर वुल्फ किंग ने ग्रे पर एक नज़र डाली और फिर उसने डरते हुए बैंगनी मिंक पर नज़र डाली। वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और अंत में सिर हिला दिया। वह वास्तव में सहमत नहीं होना चाहता था। बेशक ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह यांग ये से डरता था, बल्कि इसलिए क्योंकि एक इंसान जिसने राजा का पद भी हासिल नहीं किया था उसे चुनौती देने का इरादा रखता था। यह उसका अपमान था। हालांकि अब उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वह ग्रे और वायलेट मिंक से डरता था। भले ही यांग ये की अनदेखी की गई हो, अगर वायलेट मिंक ने ग्रे को इससे निपटने में मदद की तो दोनों जानवरों के सहयोग से पैक में उसकी स्थिति को खतरा होने की बहुत संभावना थी। इसलिए यह बैंगनी मिंक और ग्रे को छोड़ने के लिए सहमत हो गया था। चांदी के भेड़िए राजा ने अपना सिर उठाया और चिल्लाया। उसके पीछे भेड़ियों का झुंड तुरंत उठ खड़ा हुआ और 100 मीटर से ज्यादा पीछे हट गया। उसी समय यांग ये ने छोटे साथी और ग्रे को एक निश्चित दूरी पर पीछे हटने का संकेत दिया। अब आदमी और भेड़िया एक दूसरे को घूर रहे थे। भेड़िया राजा की आंखों में स्पष्ट अवमानना। वह आगे नहीं बढ़ा क्योंकि अगर उसे राजा के पद से इतर किसी इंसान से निपटने में भी पहला कदम उठाना पड़ा तो भेड़िया राजा खुद को नीचा समझेगा। इसलिए वह यांग ये के कदम उठाने का इंतजार कर रहा था। यांग ये ने अपनी कलाई हिलाई और अपनी तलवार को अपनी स्थानिक अंगूठी के भीतर रख दिया। उसका अपनी तलवार का इस्तेमाल करने का इरादा नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह भेड़िया राजा को कम आंक रहा था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने शरीर को संयमित करना चाहता था। उस दिन ग्रे से लड़ने के बाद यांग ये को एक बात समझ में आई। अगर उसके शरीर को तीव्र उत्तेजना का सामना करना पड़ता है तो उसके शरीर के भीतर की सुनहरी गहन ऊर्जा उसे अपने शरीर को संयमित करने में मदद करेगी। हालांकि ऐसा करना थोड़ा दर्दनाक था, लेकिन उसकी ताकत में सुधार के सामने दर्द क्या था। जब उसने देखा कि यांग ये ने अपनी तलवार रख दी है तो भेड़िया राजा एक बार फिर क्रोधित हो गया। क्या यह इंसान मुझे कम आंक रहा है? उसने अपना सिर उठाया और गुस्से से चिल्लाया और फिर उसने अपने पिछले पैर को पीछे की ओर पटक दिया, इससे पहले कि वह आगे की ओर छलांग लगाता और एक छोटी पहाड़ी की तरह यांग ये की ओर टूट पड़ता। जिस जमीन पर चांदी का भेड़िया पैर रखता था वह सीधे ढह गई थी और उसकी जगह एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसकी ताकत कितनी भयानक थी। यांग ये ने एक गंभीर भाव प्रकट किया जब उसने देखा कि चांदी का भेड़िया उसकी ओर दौड़ रहा है। उसने अपना दाहिना पैर पीछे किया और अपनी दाहिनी मुट्ठी को अपने सामने क्षैतिज रूप से रखा। उसके शरीर के भीतर सुनहरी गहन ऊर्जा अचानक घूमने लगी और फिर उसकी दाहिनी मुट्ठी पर एक चमकदार सुनहरी चमक उठी। जब भेड़िया राजा पास आया तो यांग ये ने अचानक अपना दाहिना पैर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसका शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। उसके बाद उसने एक स्पष्ट चीख मारी और अचानक अपनी मुट्ठी भेड़िया राजा के सिर पर दे मारी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।